हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 5 अक्टूबर का वीडियो अपलोड करने के बाद हमारा सिर्फ 6 अक्टूबर का यानी आज का करंट अफेयर्स का वीडियो पेंडिंग रह जाएगा, जिसको मैं आज रात तक या फिर कल सुबह 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम करंट अफेयर्स वीडियो में रूटीन में आ जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका करंट इवेंट्स का एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। सारा डेट वाइज हम लोग इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे आपका 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस क्या है? एनिमल कंजर्वेशन के विषय में लोगों को अवेयर करना। देखिए, इसका थीम तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट ये 1960 में पास हुआ था। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर रिसेंटली किस स्टेट में स्थापित किया है? तो अमेज़न ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर रिसेंटली तमिलनाडु में ओपन किया है। तमिलनाडु में चेन्नई के बिल्कुल पास में ये अमेज़न का फुलफिलमेंट सेंटर ओपन किया गया है, दिवाली को ध्यान में रखते हुए, ताकि अमेज़न के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। इसको देखते हुए अमेज़न ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में चेन्नई के पास ओपन किया है। बात करते हैं अमेज़न की, तो 1994 में अमेज़न की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है सियाटल, वॉशिंगटन डीसी में। फाउंडर एंड सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु के फिशरमैन यानी मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च की है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु में जितने भी फिशरमैन हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा? 2 लाख तक का लोन, 2 लाख तक का लोन मछुआरों को मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु के मछुआरों के लिए। इंडियन बैंक चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही आईबी ई नोट्स फैसिलिटी लॉन्च की थी। साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंड गुरु नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है इंडियन बैंक के? तो पद्मजा चुंदरू इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम आईपीएल मैच खेलने वाला फर्स्ट प्लेयर कौन बन गया है? तो सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं एमएस धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं एमएस धोनी। ये सबसे ज़्यादा आईपीएल मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। रिसेंटली 194 इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखिएगा, इस बार का जो आईपीएल हो रहा है वो यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन विकेट कीपर हैं एलाइसा हीली, उन्होंने विकेट टेकिंग में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे की किस एंटिटी ने फ्रेट ट्रेन्स के लिए यानी माल गाड़ियों के लिए एफबीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली क्रिस ने जो है फ्रेट ट्रेन्स के लिए एफबीडी पोर्टल लॉन्च किया है। एफबीडी मतलब फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। इसमें क्या होगा? स्पेशली माल गाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया है। जो भी पर्सन माल गाड़ियों से रिलेटेड हैं वो एफबीडी पोर्टल पर अपने कोरियर की, अपने रिगार्डिंग सारी जानकारी ले सकते हैं। तो एफबीडी पोर्टल फ्रेट ट्रेन्स के लिए क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है। आप देखिएगा, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया। क्रिस की बात करें, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है आपका क्रिस। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और रेलवे बोर्ड के तहत ये कार्य करता है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि 2023 तक यानी 2023 तक जितनी भी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है उनको 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए इंडियन रेलवे ने 40 क्लोन ट्रेन्स अनाउंस की है, यानी 20 पेयर्स की क्लोन ट्रेन्स अनाउंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-30 के डिकेड को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? यानी 2020-30 इस दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये डिक्लेयर किया गया है डब्ल्यूएचओ ने 2020 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग अनाउंस कर दिया है। इसी तरह जो डिकेड ऑफ एक्शन
जो 2020 का दशक है इसको डिकेड ऑफ एक्शन डिक्लेयर किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि WHO ने डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग अनाउंस किया है। तो आप देखिएगा WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहैनम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। इसकी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं, जो कि चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा, ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? देखिए, अगले 3 वर्षों तक ये ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया जाएगा। इसके तहत ट्राइबल कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी उद्यमिता को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए यानी कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एसोचैम ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। तो आप याद रखिएगा, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और एसोचैम का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। एसोचैम की बात करें तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये है एसोचैम का फुल फॉर्म। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके अध्यक्ष? तो निरंजन हीरानंदानी एसोचैम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1 21 डेट को लॉन्च किया गया था। तो एक मून को अगर छोड़ दें तो जितने भी सैटेलाइट हैं वो वर्ल्ड के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को, रशिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 4th यानी 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक, 4th to 10, 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक, क्या वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम क्या है? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। क्या है थीम? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये स्टार्ट हुआ उसी दिन जिस दिन हमारा स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को रन करने के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाई है। आपको बताना है इस कमेटी ऑफ डायरेक्टर के हेड कौन होंगे। तो इस कमेटी ऑफ डायरेक्टर के हेड होंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए जो पीडीएफ है आपके पास उसमें प्रशांत कुमार टिक हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है डायरेक्टर्स की, जो लक्ष्मी विलास बैंक की डे टू डे एक्टिविटीज को रन करेगी। अन्य मेंबर कौन है? तो पीके विजय कुमार और जी राजगोपालन नायर, ये 2 अन्य मेंबर हैं। लेकिन इसके हेड याद रखिएगा आप, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये इस 3 मेंबर कमेटी ऑफ डायरेक्टर के हेड होंगे। आरबीआई की बात करें तो देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 को आरबीआई कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हो गया था और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, जिस दौरान आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को लिस्ट किया गया है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू द अनफॉरगेटेबल, ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया। ये दिल्ली के होम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री हैं यानी डेप्यूटी सीएम। इनके द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली दिल्ली में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसका नाम था फुटप्रिंट ऑफ गांधी जी। फुटप्रिंट ऑफ गांधी जी, इस पर वेबिनार चल रहा था दिल्ली में। उसी दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया ने। इसको लिखा किसने है? तो आप यहाँ देख लीजिए, दिल्ली आर्काइव्स एंड एचडी मीडिया, इसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी ने ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए एरियल सीडिंग टेक्निक का यूज किस सिटी में किया है? तो इंडियन नेवी द्वारा रिसेंटली विशाखापट्टनम में एरियल सीडिंग टेक्निक का यूज किया गया है ताकि ग्रीन कवर यानी हरित आवरण को बढ़ाया जा सके। देखिए इंडियन नेवी का एक सेटअप है विशाखापट्टनम में जिसका नाम है INS देगा। यहीं पर एक हेलीकॉप्टर द्वारा ये एरिया शेडिंग टेक्निक यूज की गई है ताकि ग्रीन कवर को इंप्रूव किया जा सके विशाखापट्टनम में।
क्योंकि इंडियन नेवी ने स्क्रीन कवर टेक्नोलॉजी मतलब कि एरियल सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो बात करते हैं इंडियन नेवी की। सितंबर 1612 को इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, लेकिन नेवी डे मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में 24th नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह 24th नेवी चीफ हैं। और मोटो क्या है इंडियन नेवी का? सम नो वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज किया गया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा रिसेंटली 65 यानी कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो कैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं, उसको देखते हुए ये डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। देखिए इसको प्रिपेयर किसने किया है? तो नीति आयोग के अंतर्गत ही डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। क्या? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस, ये नीति आयोग के तहत कार्य करता है ऑफिस, और इसी के द्वारा डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। टोटल 6 थीम पर ये डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। इसमें 3rd रैंक प्राप्त हुई है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को। फर्स्ट सेकंड रैंक के विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट थी इवन PIB भी, उसमें 3rd रैंक की ही बात की गई थी। मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 रैंक खाली होंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इसको डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में 3rd रैंक प्राप्त हुई है टोटल 65 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में। क्योंकि नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। देखिए इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके? तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेडिक्स एक टेलीमेडिसिन सिस्टम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आई मेडिक्स को डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने हेल्थ फैसिलिटीज को घर तक पहुंचाने के लिए ये आई मेडिक्स नाम का टेलीमेडिसिन सिस्टम लॉन्च किया है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं आई मेडिक्स, ये टेलीमेडिसिन सिस्टम है जो होम बेस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या देखिएगा, IIT खड़गपुर की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट और ओल्डेस्ट IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष ग्रिड प्रोग्राम इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आयुष ग्रिड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में आयुष ग्रिड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? पर्पस था पूरे आयुष सेक्टर को डिजिटाइज करना यानी डिजिटलीकरण करना। तो आप देखिएगा इसके अलावा 2017 में एक नमस्ते पोर्टल भी लॉन्च किया गया था आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये दोनों याद रखिएगा, आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट और नमस्ते पोर्टल आयुष मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। आयुष का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये है आयुष का फुल फॉर्म। आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने वॉस प्रोग्राम को रीफिनांस प्रोवाइड करने के लिए कितने फंड का अनाउंसमेंट किया है? तो वॉस प्रोग्राम कोविड-19 क्राइसिस के दौरान कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने वॉस प्रोग्राम पे फोकस किया था। इंडिया में भी जो है USAID और इंडिया द्वारा कोलैबोरेटिव इफेक्ट करके इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो वॉस प्रोग्राम को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड ने 800 करोड़, कितना? 800 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। बैंकों को और जितने भी एलिजिबल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी को नाबार्ड द्वारा 800 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे वॉस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करने के लिए। वॉस मतलब वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था नाबार्ड ने कुछ दिन पहले ही वॉस प्रोग्राम के लिए कर्नाटक से लॉन्च किया था एक सैनिटरी लिटरेसी कैंपेन यानी स्वच्छता साक्षरता अभियान, वो भी वॉस प्रोग्राम के लिए ही नाबार्ड ने लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा नाबार्ड वॉस प्रोग्राम के लिए 800 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1981 में नाबार्ड एक्ट पास हुआ था। 1981 में किसकी कमेटी की सिफारिश पे? तो B शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 1981 में एक्ट पास हुआ। बाद में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? गोविंदा राजलू और चिंतला। देखिए जो ये 800 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इनको 36 मंथ में रीपेमेंट करना होगा यानी 36 महीने में, और ये 800 करोड़ फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान ही दिए जाएंगे। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII
लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 का इनॉग्रेशन किसने किया? तो CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया गया है DV सदानंद गौड़ा। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन्हीं के अंतर्गत कार्य करता है। रिसेंटली लाइफ साइंस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। CII और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसी कई सारी संस्थाएं थी, इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। इसका इनॉग्रेशन किया गया DV सदानंद गौड़ा। इस कॉन्क्लेव के दौरान DV सदानंद गौड़ा ने कहा कि इंडिया का टारगेट है 2024 तक जो फार्मा इंडस्ट्री सेक्टर है उसको $65 बिलियन का करना। कितना? $65 बिलियन का। बाद में 2030 तक यानी 2030 तक इस फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाकर $120 बिलियन करना है। तो 2024 तक करना है $65 बिलियन और 2030 तक करना है $120 बिलियन। इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसके विषय में DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि 2025 तक यानी 2025 तक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को बढ़ाकर $50 बिलियन करना है। कितना? $50 बिलियन। तो आप ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि CII ने ये लाइफ साइंस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की है। तो आप याद रखिएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक। यह क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली असम द्वारा साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है 1 महीने के लिए। 1 मंथ के लिए साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। असम पुलिस और साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा मिलकर ज्वाइंटली ये साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन रन किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा साइबर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन असम में लॉन्च किया गया है। असम की बात करते हैं तो ये है मैप में असम। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कृतज्ञता पोर्टल असम में लॉन्च किया गया था। पेंशनर्स को हेल्प करने के लिए कृतज्ञता पोर्टल असम में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा असम ने टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए आपका पर्यटन साथी और एक स्कीम लॉन्च की थी। तो आप ये भी याद रखिएगा पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी स्कीम लॉन्च की थी। असम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली आइलैंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है। CM कौन है असम के? तो सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यह क्वेश्चन है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसने रूल्स के वायलेशन के कारण NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितना फाइन लगाया है? तो सेबी ने रिसेंटली NSE पर 6 करोड़ का फाइन लगा दिया है रूल्स नियमों की अनदेखी के कारण। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया था बिना सेबी की परमिशन लिए। इसको देखते हुए सेबी ने इस पर 6 करोड़ का फाइन लगा दिया है। तो आप देखिएगा NSE पर फाइन लगा दिया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। NSE की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके MD एंड CEO कौन है? तो विक्रम लेमॉय NSE के MD एंड CEO हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।